हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन 2024 संपन्न हुई, जिसमें कई मुद्दों और चुनौतियों पर व्यापक चर्चा हुई, जिसे वर्तमान परिस्थितियों में मानवता के लिए एक गंभीर खतरा माना जा रहा है। दुनिया भर के कई नेताओं ने वहां अपनी प्रतिक्रिया और उपस्थिति दर्ज कराने की भी कोशिश की है, चाहे वह निजी क्षेत्रों से हो या फिर गैर सरकारी संगठनों से। वहां मौजूद लगभग सभी लोगों ने अपने समाज की बेहतरी के लिए और हर जगह सभी लोगों के लिए एक बेहतर कल के निर्माण के लिए एक निर्णायक कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन मेरा मानना है कि यह केवल बातचीत, चर्चा या भाषणों तक ही सीमित हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हालांकि अगर यह उससे ज़्यादा होता तो गाजा, इजराइल, लेबनान, यूक्रेन या सूडान में कोई संघर्ष न होता, क्योंकि शांति या सामाजिक सुरक्षा की बातें उन नेताओं द्वारा की गई है जिन्होंने उन संघर्षों में सक्रिय रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। क्योंकि इन सभी मुद्दों और चुनौतियों का समाधान भी उन सभी नेताओं की भी जिम्मेदारी थी जो किसी भी कारण से अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने में विफल रहे हैं। यह शिखर सम्मेलन एक ऐसे समय में आयोजित किया गया था जब गाजा और इजराइल के बीच खुला युद्ध चल रहा था, और फिर लेबनान भी इसमें शामिल होने का फैसला किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार गाजा में 40,000 से अधिक लोग मारे गए हैं और उस क्षेत्र का 70% क्षेत्र 100 वर्षों से अधिक समय तक रहने योग्य नहीं है, क्योंकि उन क्षेत्रों में भारी विनाश हुआ है। इजराइल ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो लोग हमारे क्षेत्र या नागरिकों पर हमला करने की कोशिश करेंगे उन्हें परिणाम भुगतने ही होंगे, और हमास ने इसमें हमारे सिद्धांत का उल्लंघन करने की भी कोशिश की है। जब इजराइल के प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर रहे थे तो वहां मौजूद कई राजनयिक बाहर चले गए, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उनके द्वारा प्रस्तुत संवाद को कई देशों ने स्वीकार नहीं किया है और वे गाजा और अन्य हितधारकों पर इजराइल की कठोर कार्रवाई का समर्थन नहीं करते। इस शिखर सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दुनिया भर के युवाओं की भागीदारी थी, जिसमें उन्होंने खुलकर चर्चा की शांति, जलवायु परिवर्तन और अन्य सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में उनकी भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है और ये अपने भविष्य को लेकर कितने गंभीर हैं और इसे किस आकार देना चाहते हैं। बड़े निजी क्षेत्र भी आगे आए और उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने लक्ष्य बताए और बताया कि कैसे प्रौद्योगिकी में बदलाव लोगों के जीवन को बदलने जा रही है और कैसे डिजिटल दुनिया सभी के लिए, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद होगी। इस वर्ष मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे एआई कहते हैं, वह मानव व्यवहार और उनकी कार्यशैली को बदलने जा रही है। कैसे वह तकनीक मानव कार्यबल को चुनौतियां देगी। एआई के बारे में कई चिंताएं और मिथक हैं, जिन्हें इनमें से कुछ निजी क्षेत्रों द्वारा संबोधित करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि हाशिए पर रहने वाले लोगों का मानना है कि अगर इन सभी प्रौद्योगिकी संबंधित चिंताओं को जल्द से दूर नहीं किया गया तो यह इस डिजिटल युग में उनकी भलाई के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां हो सकती है। युद्ध की स्थिति में भारत का स्पष्ट रुख है कि हम संघर्ष में के किसी भी मामले पर शांतिपूर्ण चर्चा के पक्षधर हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में भी इसे दोहराया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मानव केंद्रित दृष्टिकोण एसडीजी, खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने की भी आवश्यकता है और हम दुनिया के साथ साथ भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। विश्व अशांति, आतंकवाद, साइबर जैसे मुद्दे आज भी दुनिया के लिए एक सबसे बड़े खतरों में से एक हैं। तकनीक के उपयोग में सुधार करना बहुत महत्वपूर्ण है और इसे वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के साथ मेल खाना उतना ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए वर्तमान समय में बहुत कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। सभी के लिए डिजिटल दुनिया या बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि इस तेजी से बढ़ती आर्थिक विकास में भी कोई व्यक्ति या समाज पीछे न छूट जाए। खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में सतत विकास लक्ष्य और भारतीय खाद्य सुरक्षा नीतियां आपस में जुड़ी हुई है। भारत 2028 तक 800 मिलियन से अधिक लोगों को मुफ्त राशन या भोजन उपलब्ध कराएगा। क्या इसका मतलब यह है कि 800 मिलियन से अधिक भारतीय अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रहने को मजबूर हैं? इन आर्थिक और सामाजिक नीतियों में ये जीवित रहने के लिए अपनी बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा करने में असमर्थ क्यों है? ये लोग किस तरह के समाज से हैं जिन्हें इस तरह
कि तीसरी सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में इतना कठोर जीवन जीना पड़ रहा है। इस गरीबी के जाल में को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्राथमिकता या कार्रवाई की जा रही है? ये लोग नीति निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनी प्रतिबद्धता कैसे व्यक्त कर रहे हैं ताकि वे भारतीय आबादी के उस बड़े हिस्से के बीच अपनी आवाज़ भी उठा सके? 1 जनवरी 2016 को सितंबर 2015 में ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं द्वारा अपनाए गए 2030 एसडीजी एजेंडे के 17 एसडीजी आधिकारिक तौर पर लागू कर दिए। एसडीजी एक ऐसा विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन इससे जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कोई भी एसडीजी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है और उनका कार्यक्रम और सफलता देश की अपनी एसडीजी नीतियों और योजनाओं पर निर्भर करती है। जलवायु परिवर्तन को संबोधित करते हुए एसडीजी में भी निवेश भी लगातार किया जा रहा है। एसडीजी संयुक्त राष्ट्र की एक बेहतरीन पहल है, लेकिन यह ध्यान में रखना होगा कि अगर हम पूरी तरह से सरकार पर निर्भर रहेंगे तो मेरा मानना है कि यह लक्ष्य 100 साल में भी हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि हर देश का अपना एक सामाजिक ताना बाना होता है जो सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में अपने नागरिकों को नियंत्रण करती है। याद रहे, यह कही गई बातें किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है और न ही किसी के पक्ष में है। यह सतत विकास लक्ष्यों के बारे में आम लोगों में जागरूकता पैदा करने के एक प्रयास के रूप में है जो हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, ताकि समाज में पक्षपात, नफरत भरे संदेश, आर्थिक असमानता, विभाजन जैसी चुनौतियों को कम किया जा सके। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें या किसी भी तरह की अन्य सवाल हो तो हमें ज़रूर लिखें।